सो कल हमारा फर्स्ट सेशन था, ठीक है। और पहले सेशन में हम लोगों ने एक बिग पिक्चर देखा था कि हम जावा फुल स्टैक को क्यों पढ़ रहे हैं, ठीक है। बेसिकली हम जावा फुल स्टैक को इसलिए पढ़ रहे हैं ताकि हम हाईली स्केलेबल एप्लीकेशन, बड़ा एंटरप्राइज एप्लीकेशन डेवलप कर पाएं। तो बड़ा एंटरप्राइज एप्लीकेशन किस तरीके का होता है, हमने उसका एक आपको ओवरव्यू दिया था कि जिसमें फ्रंट एंड होता है, सर्वर होता है, बैक एंड होता है, डेटाबेस होता है और डेटा आपका पूरा फ्लो होता है, ठीक है। वो सारी चीजें हैं। तो ये एक बिग पिक्चर है, हमारा गोल इसी को अचीव करना है, ठीक है। और इस गोल को अचीव करने के लिए हमें बहुत सारी टेक्नोलॉजीज पढ़नी पड़ेगी। फ्रंट एंड टेक्नोलॉजीज हैं, बैक एंड टेक्नोलॉजीज हैं, डेटाबेस एंड ऑल, जिसकी बात हमने करी थी। सो अब हम सबसे पहले और सबसे इम्पोर्टेंट मॉड्यूल शुरू करने जा रहे हैं आज, जो है हमारा कोर जावा, ठीक है, कोर जावा। तो अब कोर जावा की अगर हम बात करें तो सबसे पहले हमें ये जान लेना चाहिए कि जावा क्या होती है और कोर जावा किसको कहते हैं, एडवांस जावा किसको कहते हैं। ये सब कुछ टर्म है जो आपको पता होना चाहिए। सो कोर जावा की बात हम चलो बाद में करते हैं कि कोर जावा क्या होता है। क्योंकि हमें जावा पढ़नी है तो सबसे पहले मैं हेडिंग डालता हूँ, जावा प्रोग्रामिंग लैंग्वेज, ठीक है। जावा प्रोग्रामिंग लैंग्वेज क्या होती है? जावा प्रोग्रामिंग लैंग्वेज, देखो इसका एक सिंपल सा मैं आपको डेफिनेशन देता हूँ और फिर उस डेफिनेशन के हम अंदर तक जाएंगे, ठीक है। जावा इज अ वर्सेटाइल लैंग्वेज, ठीक है, वर्सेटाइल, या फिर बोल सकते हो जावा इज अ वर्सेटाइल हाई लेवल ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड साथ में या इतना काफी ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग लैंग्वेज, ठीक है। जावा एक वर्सेटाइल हाई लेवल ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है, ठीक है। किस लिए बनाई गई थी ये? डिजाइन फॉर ईज ऑफ यूज। प्रोग्रामिंग, ऐसा नहीं था कि जावा से पहले कोई प्रोग्रामिंग लैंग्वेज नहीं थी। जावा से पहले भी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज एग्जिस्ट करती थी। उन प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस में कहीं ना कहीं डेवलपमेंट हार्ड था, मुश्किल था। तो जावा ने अपने आप को आसान बनाया, ठीक है। तो जावा बनाने का पर्पस था ईज ऑफ यूज, ठीक है, रिलायबिलिटी एंड प्लेटफॉर्म इंडिपेंडेंस, ठीक है। अब मैं इसकी बात करता हूं कि क्या मतलब हुआ वर्सेटाइल हाई लेवल ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड, इनका मतलब क्या हुआ, ठीक है। तो सबसे पहले तो भाई हम बात कर रहे हैं कि जावा एक प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है, ठीक है। तो जावा एक प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है, तो सबसे पहला सवाल ये आएगा कि व्हाट इज प्रोग्रामिंग लैंग्वेज, ठीक है। हमने आपको एक सिंपल सा डेफिनेशन दिया कि जावा इज अ वर्सेटाइल हाई लेवल ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग लैंग्वेज, ठीक है। तो पहला सवाल आता है कि प्रोग्रामिंग लैंग्वेज क्या है, व्हाट इज प्रोग्रामिंग लैंग्वेज। कोई बता सकता है प्रोग्रामिंग लैंग्वेज क्या होती है? कोई नहीं, चलो मैं सेट बताता ऑफ हूँ। इंस्ट्रक्शंस। हाँ, सही जवाब है। सेट ऑफ इंस्ट्रक्शन होता है, कुछ नहीं होता ये। सो मैं बोल सकता हूँ कि ए प्रोग्रामिंग लैंग्वेज इज या इट इज अ सेट ऑफ इंस्ट्रक्शन होता है। किस लिए होता है? दैट अलाउज ह्यूमंस टू कम्युनिकेट विथ कंप्यूटर्स। सिंपल सी बात है, अगर ह्यूमन को कंप्यूटर से कम्युनिकेट करना है, ठीक है, तो वो प्रोग्रामिंग लैंग्वेज का इस्तेमाल करेगा। फॉर एग्जाम्पल, हमें अगर आपसे मान लीजिए बात करना है तो हम उस लैंग्वेज में बात करेंगे ना जो लैंग्वेज आप समझते हो। अगर दो ह्यूमन है, ठीक है,
तो दो ह्यूमन आपस में हिंदी, इंग्लिश, तेलुगु, मराठी में बात करेंगे, लेकिन अगर एक ह्यूमन को किसी कंप्यूटर सिस्टम से कम्युनिकेट करना है तो वो प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में कर सकता है, सी, सी प्लस प्लस, जावा, पाइथन में कर सकता है। ह्यूमन आपस में बात क्यों करते हैं भाई? अपने आइडियाज को शेयर करने के लिए, अपने इमोशंस को शेयर करने के लिए। कंप्यूटर से हम क्यों कम्युनिकेट कराना चाहते हैं? अपना कुछ काम करवाने के लिए। मेरे पास भाई कुछ नंबर्स है, ये मेरे पास कुछ नंबर्स है, मुझे इन नंबर्स का सम करवाना है, ठीक है? मुझे इन नंबर्स का क्या करना है? सम करवाना है। तो मैं कंप्यूटर से बात करना चाहूंगा, उनको ये इनपुट्स देना चाहूंगा ताकि ये इनपुट्स का मुझे कंप्यूटर कैलकुलेट करके रिजल्ट दे दे। सो कंप्यूटर से कम्युनिकेशन हमें क्यों करना है? क्योंकि हम अपना कुछ काम करवाना, अपना कुछ टास्क करवाना चाहते हैं। तो अगर हम चाहते हैं कि मेरा ये टास्क हो जाए कंप्लीटली, इसका सारा सम निकल जाए, तो हमें कोई ना कोई भाषा पढ़नी पड़ेगी, ठीक है? कोई ना कोई प्रोग्रामिंग लैंग्वेज पढ़नी पड़ेगी, सी, सी प्लस प्लस, जावा, पाइथन एंड ऑल, बहुत सारी लैंग्वेजेस है। उसमें हम जावा क्यों पढ़ रहे हैं? क्योंकि जावा काफी फेमस लैंग्वेज है, जावा में जॉब्स अवेलेबल है, जावा के फीचर्स रिच हैं, बहुत सारी बात है जो हम धीरे धीरे करेंगे आगे। तो पता ये चला कि इट इज अ सेट ऑफ इंस्ट्रक्शंस दैट अलाउज ह्यूमन टू कम्युनिकेट विथ कंप्यूटर्स। कंप्यूटर से अगर आपको कम्युनिकेट करना है तो हम प्रोग्रामिंग लैंग्वेज का यूज करते हैं। हम यही बोल सकते हैं कि इट सर्व्स एज अ ब्रिज बिटवीन ह्यूमन एंड कंप्यूटर, या ह्यूमन एंड मशीन में बोल सकता हूँ कि प्रोग्रामिंग लैंग्वेज एक ब्रिज की तरह होती है जिसके थ्रू मतलब ह्यूमन मशीन से इंटरेक्ट करता है, ठीक है? तो जावा की डेफिनेशन हम पढ़ रहे थे कि जावा एक प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है, तो पता चला अच्छा भाई साहब प्रोग्रामिंग लैंग्वेज ये होता है, ठीक है? सेट ऑफ इंस्ट्रक्शन होते हैं इसमें जिसके थ्रू हम कंप्यूटर से बात करते हैं, ओके। देन यहाँ पे लिखा है कि जावा इज अ वर्सटाइल हाई लेवल ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग लैंग्वेज। तो हाई लेवल क्या होता है, ठीक है? सेकंड क्वेश्चन आएगा कि व्हाट इज हाई लेवल प्रोग्रामिंग लैंग्वेज। हाई लेवल प्रोग्रामिंग लैंग्वेज किसको कहते हैं भाई साहब? हाई लेवल ह्यूमन पढ़ पाए। हाँ, करेक्ट, सही जवाब है, जिसको ह्यूमन आसानी से पढ़ पाए। नॉट ओनली पढ़ पाए, आप बोल सकते हो कि जिसको ह्यूमन आसानी से रीड कर पाए, राइट कर पाए, हाँ, रीड, राइट एंड अंडरस्टैंड कर पाए। तो हम बोल सकते हैं कि हाई लेवल प्रोग्रामिंग लैंग्वेज इज अ टाइप ऑफ प्रोग्रामिंग लैंग्वेज। ये एक टाइप है। लो लेवल प्रोग्रामिंग लैंग्वेज भी होती है, ठीक है? लो लेवल प्रोग्रामिंग लैंग्वेज ऐसी लैंग्वेज होती है जिसको हम बहुत मुश्किल से समझ पाते हैं, जैसे मशीन लैंग्वेज। मशीन लैंग्वेज में सिर्फ 0-1 होता है, अब सिर्फ 0-1 समझना मुश्किल होता है। हाई लेवल प्रोग्रामिंग लैंग्वेज ऐसी लैंग्वेज होती है, एक टाइप ऑफ प्रोग्रामिंग लैंग्वेज होती है जिसको आसानी से समझा जा सकता है। तो मैं लिखता हूं दैट इज डिजाइंड to be easy for human to read, write, ठीक है? read, write and understand, ठीक है? तो अगर हम एक ऐसी लैंग्वेज बनाते हैं या ऐसी लैंग्वेज पढ़ते हैं जो ह्यूमन के लिए पढ़ना, लिखना और समझना आसान हो, तो ऐसी लैंग्वेज को हम बोलते हैं हाई लेवल लैंग्वेज, ठीक है? हाई लेवल लैंग्वेज एक तरह का प्रोग्रामिंग लैंग्वेज का टाइप होता है। प्रोग्रामिंग लैंग्वेज के और भी टाइप हो सकते हैं। लो लेवल प्रोग्रामिंग लैंग्वेज जैसे होती है, जैसे लो लेवल प्रोग्रामिंग लैंग्वेज भी एग्जिस्ट करती है। लो लेवल प्रोग्रामिंग लैंग्वेज, लो लेवल प्रोग्रामिंग लैंग्वेज बेसिकली हमारी मशीन लैंग्वेज आती है, मशीन लैंग्वेज। इसी तरह इसमें असेंबली लैंग्वेज आती है, जो कि बहुत पुराने टाइम पे मशीन लैंग्वेज वगैरह पे काम होता था। इंटरनली आज असेंबली लैंग्वेज वगैरह भी यूज होती है, लेकिन मशीन लैंग्वेज मतलब इसमें सिर्फ और सिर्फ 0-1 होगा,
अब सोचो मेरे को भाई एक बहुत बड़ी स्क्रिप्ट लिखी, बहुत बड़ा प्रोग्राम लिखना है, बट मेरे पास सिर्फ 01 है लिखने के लिए, तो कितना मुश्किल होगा अपने आइडियाज को एक्सप्रेस करना। सो लो लेवल प्रोग्रामिंग लैंग्वेज बहुत ही मुश्किल, बहुत ही डिफिकल्ट होती है। इसको समझना, लिखना, पढ़ना सब कुछ मुश्किल होता है, इसीलिए हम लो लेवल प्रोग्रामिंग लैंग्वेज को नहीं सीखते हैं, हम हाई लेवल प्रोग्रामिंग लैंग्वेज को सीखते हैं। हाई लेवल प्रोग्रामिंग लैंग्वेज सीखने का फायदा ये होता है कि हम उसको आसानी से पढ़ सकते हैं। क्या, क्यों, कैसे आसानी से पढ़ सकते हैं भाई? क्योंकि हाई लेवल लैंग्वेज में, हाई लेवल लैंग्वेज की एक खासियत होती है कि इसमें इंग्लिश लाइक स्टेटमेंट्स यूज होते हैं। इंग्लिश लाइक स्टेटमेंट यूज होते हैं हाई लेवल लैंग्वेज में। मतलब हाई लेवल लैंग्वेज में आप ए से लेके जेड तक अल्फाबेट यूज कर सकते हो। लोअर केस में ए से लेके जेड तक आप अल्फाबेट, मतलब अगर आपको इंग्लिश आती है ना तो आपको ये लैंग्वेज थोड़ी थोड़ी समझ में आएगी। फॉर एग्जाम्पल अगर मुझे कुछ प्रिंट करना हो तो नॉर्मल अगर इंग्लिश भाषा में देखा जाए किसी चीज को प्रिंट करने के लिए हमारे पास जो वोकैबुलरी है वो प्रिंट ही है ना। प्रिंट मतलब भाई प्रिंट करना। प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में भी प्रिंट शब्द का यूज होता है। सी लैंग्वेज में आपने पढ़ा होगा प्रिंटफ। प्रिंटफ में हम कुछ लिखते थे हेलो, तो हेलो नहीं प्रिंट हो जाता था? किया है ये आप लोगों ने? यस सर, किया है। तो पता ये चला कि हाई लेवल लैंग्वेज जो होता है, हाई लेवल लैंग्वेज के अंदर इंग्लिश लाइक स्टेटमेंट होते हैं, इसलिए उसको समझना आसान होता है। तो इंग्लिश लाइक स्टेटमेंट्स होते हैं। आप इसके अंदर आप नंबर्स को यूज कर सकते हो, जो नॉर्मल आप मैथमेटिक्स में 0 to 9 यूज करते हो, ये यूज कर सकते हो। ये हाई लेवल लैंग्वेज की खासियत है। लो लेवल लैंग्वेज में जो मशीन लैंग्वेज पुराने टाइम में हुआ करती थी, वहां 0 to 9 नहीं यूज कर सकते थे, ओनली 0 और 1 यूज करते थे। मुश्किल था, ये आसान हो गया। इसी तरह हाई लेवल लैंग्वेज की एक खास बात यह है कि ये स्पेशल सिंबल्स को भी सपोर्ट करती है। लाइक आपको भाई 2 नंबर का सम करना है, आप प्लस लगा देंगे। माइनस करना है, माइनस साइन। डिवाइड करना है, स्लैश लगा देंगे। मल्टीप्लाई करना है, एस्ट्रिक। इसी तरह मॉड्यूलस, मतलब बहुत सारे आपको कीबोर्ड में जितने आपको स्पेशल सिंबल्स दिख रहे हैं, ये सब प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में कहीं ना कहीं किसी न किसी कॉन्टेक्स्ट में यूज होते हैं। तो हाई लेवल लैंग्वेज आसान होती है। क्यों आसान होती है? क्योंकि इसमें इंग्लिश लाइक स्टेटमेंट्स आपको देखने को मिलेंगे, वही अल्फाबेट देखने को मिलेगा आपको, डिजिट देखने को मिलेगा, स्पेशल सिंबल्स देखने को मिलेगा, तो आपको कहीं ना कहीं लैंग्वेज सीखने में आसानी होगी। ठीक है, तो जावा के डेफिनेशन पे हम थे कि जावा एक वर्सटाइल हाई लेवल लैंग्वेज है। पता ये चला कि जावा अगर हाई लेवल लैंग्वेज है तो ये आसान होगी। तो दो चीजें भी हम समझे कि जावा एक प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है, तो प्रोग्रामिंग लैंग्वेज क्या होता है पता ये चल गया। अच्छा भाई, प्रोग्रामिंग लैंग्वेज सेट ऑफ इंस्ट्रक्शन होता है, नथिंग एल्स। ठीक है। अच्छा, जावा प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है तो कैसी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज भाई साहब? हाई लेवल प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है, मतलब हाई लेवल है तो आसान भी होगी। चलो इतनी बात समझ में आई। अब बात करते हैं कि ठीक है, हाई लेवल प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है एंड ये बनाई गई थी प्लेटफॉर्म इंडिपेंडेंसी को अचीव करने के लिए। क्या क्या अचीव करने के लिए? आसानी के लिए, रिलायबिलिटी के लिए एंड प्लेटफॉर्म इंडिपेंडेंसी के लिए। तो पहले प्लेटफॉर्म इंडिपेंडेंस को समझ लें तो वर्सटाइल वगैरह ये सब क्लियर हो जाएगा। आइए, प्लेटफॉर्म इंडिपेंडेंस। चलिए हम यहाँ हेडिंग डालते हैं, व्हाट इज प्लेटफॉर्म इंडिपेंडेंट। ये बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि जावा का एक ये फीचर भी है। ठीक है, जावा की एक खासियत है प्लेटफॉर्म इंडिपेंडेंट। तो समझेंगे कि प्लेटफॉर्म इंडिपेंडेंट क्या होता है। आइए इधर समझाते हैं आपको। जावा से पहले भी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज थी। कौन सी थी भाई? सी और सी प्लस प्लस। जावा से पहले मार्केट में सबसे ज्यादा कोई लैंग्वेज फेमस थी तो सी प्लस प्लस थी। जावा आने के बाद नो डाउट सी प्लस प्लस का मार्केट डाउन हुआ और सी प्लस प्लस आज भी यूज होती है, लेकिन अब एक खास एरिया में यूज होती है, खासकर गेमिंग में। ठीक है, गेम डेवलपमेंट में यूज होती है। अदरवाइज सी प्लस प्लस को जावा खा गई कह लो। ठीक है,
अब जावा ने ऐसा क्या किया और सी प्लस प्लस में से क्या प्रॉब्लम थी? देखो, मान लो मेरे पास विंडोज ऑपरेटिंग सिस्टम है, ठीक है, ये विंडोज ऑपरेटिंग सिस्टम है, और मेरे मेरे दो दोस्त हैं, एक के पास मैक है और एक के पास लिनक्स है। मेरे दो फ्रेंड हैं, ठीक है, ये मेरा भाई विंडोज हो गया और ये लिनक्स, ठीक है, एंड दिस इज मैक, ठीक है। अब मान लो मैंने बहुत मेहनत करी, बहुत कोड वोड लिखा, और मैंने विंडोज ऑपरेटिंग सिस्टम, मेरे पास विंडोज है तो मैं विंडोज पे काम करूंगा, तो मैंने विंडोज के ऊपर बहुत मेहनत करके 6 महीना काम करके एक एप्लीकेशन बनाया, एक एप्लीकेशन बनाया, ठीक है। और ये एप्लीकेशन मैंने बनाया आइदर सी या सी प्लस प्लस, कोई सा भी आप मान लो, सी भी मान सकते हो, सी प्लस भी मान सकते हो। मैंने सी या सी प्लस प्लस का यूज करके एक एप्लीकेशन डिजाइन किया। जब भी आप सी और सी प्लस प्लस का यूज करके किसी ऑपरेटिंग सिस्टम के ऊपर, ठीक है, किसी ऑपरेटिंग सिस्टम के ऊपर आप एक एप्लीकेशन जब डिजाइन करते हो, तो वो एप्लीकेशन ऑपरेटिंग सिस्टम के साथ बाइंड हो जाता है। इट मींस कि ये एप्लीकेशन को आप यहीं पे रन कर सकते हो, विंडोज पे ही रन कर सकते हो, या किसी दूसरे सिस्टम पे विंडोज पे रन कर सकते हो। इस एप्लीकेशन को अगर मैं अपने फ्रेंड को दूंगा कि लो भाई साहब तुम भी चला लो, और ये जब इसको रन करेगा ना, यहाँ रन होगा ही नहीं, यहाँ पे रन होगा ही नहीं। इस एप्लीकेशन को अगर मैं अपने ये वाले दोस्त को दूंगा ना कि मैक वाले को, भाई लो तुम रन कर लो, तो इस यहाँ पे ये रन होगा ही नहीं। तो अगर एक ऑपरेटिंग सिस्टम के ऊपर कोई एप्लीकेशन बनाया जाए और उस एप्लीकेशन को किसी दूसरे ऑपरेटिंग सिस्टम पे रन किया जाए, और अगर वो ना हो, तो इट मींस कि जो लैंग्वेज पे हमने एप्लीकेशन बनाई है वो प्लेटफॉर्म डिपेंडेंट हो गया। मतलब हम बोल सकते हैं कि अगर यहाँ पे रन नहीं हुआ, यहां भी रन नहीं हुआ, ठीक है, और यहां भी रन नहीं हुआ, इसका मतलब कि सी सी प्लस प्लस प्लेटफॉर्म डिपेंडेंट हुई कि इंडिपेंडेंट हुई? प्लेटफॉर्म डिपेंडेंट है। करेक्ट, प्लेटफॉर्म डिपेंडेंट हुई। और इसका बहुत बड़ा लॉस है, मार्केटिंग का लॉस, बिजनेस का लॉस। अब मेरे को भाई, मैंने अपने सिस्टम पे एक एप्लीकेशन बनाया, आजकल इंटरनेट का जमाना है, मैं एप्लीकेशन बना करके अगर इंटरनेट पे डाल रहा हूँ, ठीक है, मान लो इंटरनेट पे मैंने डाल दिया अपने एप्लीकेशन को, और उस एप्लीकेशन को सिर्फ विंडोज वाले ही डाउनलोड कर पा रहे हैं, लिनक्स और मैक वाले नहीं कर पा रहे हैं, तो कहीं ना कहीं मेरा बिजनेस डाउन होगा। भाई मेरे को पसंद आ रहा है एप्लीकेशन, पर मैं कर नहीं सकता। कई बार ऐसा होता है, मैंने ये चीज फील करी है, जब मैं लिनक्स यूज करता था, तो कई बार मुझे मतलब अच्छे अच्छे सॉफ्टवेयर्स दिखते थे, बट वो सॉफ्टवेयर्स लिनक्स के लिए अवेलेबल नहीं होते थे। शायद आप लोग भी ऐसा माइट भी फेस किए होंगे कि हम मतलब विंडोज स्पेसिफिक एप्लीकेशन पड़े हैं इंटरनेट पे बहुत सारे, हम लिनक्स यूज करते हैं, तो हमारे पास थोड़ा सा मतलब कमी फील होती है हमें, मतलब थोड़ा सा कॉम्प्लेक्स एप्लीकेशंस के साथ डील करना पड़ता है। तो कहीं ना कहीं बहुत सारे ऐसे एप्लीकेशन है जो सी सी प्लस प्लस से बनाए गए हैं, और वो स्पेसिफिकली कहीं कोई एप्लीकेशन विंडो के लिए बनाया गया है, कोई स्पेसिफिकली लिनक्स के लिए बनाया गया है, कोई स्पेसिफिकली मैक के लिए बनाया गया है, इससे बिजनेस डाउन होता है। भाई अगर मेरा एप्लीकेशन का प्राइस मान लो 1000 रुपीज है, 1000 रुपीज है, अब 1000 रुपीज का एप्लीकेशन अगर मेरे को बेचना है, और मार्केट में 1000 लोग हैं, 1000 लोग में 600 लोग विंडोज यूज कर रहे हैं, ठीक है, और मान लो कि 100 लोग यूज कर रहे हैं लिनक्स, ठीक है, कितना बचा? 7, 300 लोग मान लो मैक को यूज कर रहे हैं, ठीक है, 300 मैक को यूज कर रहे हैं। तो अब मान लो 1000 के 1000 बंदों को अगर मेरा एप्लीकेशन लेना है, पर ले 600 पाएंगे, ये बोलेगा अरे यार मेरे में तो सपोर्ट ही नहीं करता है। तो कहीं ना कहीं प्लेटफॉर्म डिपेंडेंसी एक बहुत बड़ी प्रॉब्लम थी सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट में, सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट फील्ड में प्लेटफॉर्म डिपेंडेंसी बहुत बड़ी प्रॉब्लम थी। जावा ने अपनी लैंग्वेज को प्लेटफॉर्म इंडिपेंडेंट बनाया। जावा ने बोला कि भाई अगर तुम
जावा सी प्लस प्लस के जगह अगर तुम जावा यूज करोगे तो विंडोज पे बना एप्लीकेशन लिनक्स पे भी चलेगा, मैक पे भी चलेगा। समझ में आया सीन? तो मैं यहाँ पे लिख देता हूं कि प्रोग्राम या सॉफ्टवेयर, कोई टर्म आप यूज कर सकते हो, प्रोग्राम या ऐसा लिख देता हूं कि प्लेटफॉर्म, पूरा लिख देता हूं मैं, प्लेटफॉर्म independence means a program or software can run on different प्लेटफॉर्म्स। डिफरेंट प्लेटफॉर्म्स का मतलब है यहाँ पे प्लेटफॉर्म्स, डिफरेंट प्लेटफॉर्म्स का मतलब है ऑपरेटिंग सिस्टम। ये बहुत बड़ा बेनिफिट है, ठीक है। अच्छा एक चीज और, डिफरेंट प्लेटफॉर्म्स पे रन हो जाए विदाउट एनी मॉडिफिकेशन, मतलब जावा में अगर मान लो मेरे पास विंडोज ऑपरेटिंग सिस्टम है, ठीक है, विंडोज ऑपरेटिंग सिस्टम मेरे पास है, और विंडोज ऑपरेटिंग सिस्टम पे मैंने एक एप्लीकेशन अगर जावा में बनाया है तो मुझे उस एप्लीकेशन में कोई भी चेंज नहीं करना पड़ेगा, वो एप्लीकेशन लिनक्स पे भी चलेगा, वो एप्लीकेशन मैक पे भी चलेगा, दोनों पे चलेगा बिना कोई मॉडिफिकेशन किए। तो प्लेटफॉर्म इंडिपेंडेंस या इंडिपेंडेंसी किसको बोलते हैं कि अगर एक प्रोग्राम या सॉफ्टवेयर, ठीक है, कैन रन ऑन डिफरेंट ऑपरेटिंग सिस्टम विदाउट एनी मॉडिफिकेशन। ये ध्यान रहे, विदाउट एनी मॉडिफिकेशन, कुछ चेंजेस करके आप रन कर रहे हो तो कहेगा प्लेटफॉर्म इंडिपेंडेंट भाई, तो बिना चेंजेस के अगर हो गया दैट इज प्लेटफॉर्म इंडिपेंडेंट। तो पता ये चला भाई कि जावा की तो यार खासियत सामने आती ही जा रही है, एक अच्छी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है बिकॉज इट इज हाई लेवल प्रोग्रामिंग लैंग्वेज। पता चला यार ये प्लेटफॉर्म इंडिपेंडेंट भी है, मतलब मार्केट ने इसको अच्छे से अडॉप्ट किया हुआ है इस वजह से, ठीक है। अब बात करते हैं वर्सटाइल का मीन्स क्या होता है। जावा एक वर्सटाइल लैंग्वेज है, सो व्हाट इज वर्सटाइल, ठीक है। वर्सटाइल का मतलब आप ऐसा बोल सकते हो कि डिफरेंट सिचुएशंस में अडॉप्ट कर पाना, ठीक है। मतलब आप ऐसा बोल सकते हो कि जावा एक ऐसी लैंग्वेज है जो मतलब डिफरेंट सिचुएशंस में भी बहुत अच्छे से काम कर पाती है। जैसे कि मैं ऐसे पॉइंट लिख देता हूं कि एबल टू अडॉप्ट टू डिफरेंट able to adopt in different situations. For example, प्लेटफॉर्म इंडिपेंडेंसी भाई जावा वर्सटाइल है, मतलब वर्सटाइल होना, मतलब जावा को हम वर्सटाइल अगर बोल रहे हैं, ठीक है, तो प्लेटफॉर्म इंडिपेंडेंट होना वर्सटाइल होने का प्रूफ है भाई। जावा लैंग्वेज में कोई एप्लीकेशन हमने बनाया वो विंडोज पे भी अच्छे से चल जाता है, वही सेम एप्लीकेशन बिना कुछ चेंज किए लिनक्स पे भी चल जा रहा है, वही सेम एप्लीकेशन बिना कोई चेंज किए मैक पे भी चल जा रहा है। इसी नेचर को हम बोलते हैं वर्सटाइल नेचर, मींस कि डिफरेंट सिचुएशन में जावा अपने आप को अडॉप्ट कर लेती है, ठीक है, इसको बोलते हैं वर्सटाइल नेचर। या फिर आप ये भी बोल सकते हो कि जावा सपोर्ट्स वोरा। पूछता है इंटरव्यू में व्हाट इज वोरा, इसका फुल फॉर्म होता है राइट वन, क्या होता है भाई, राइट वंस रन एनीवेयर। एक बार राइट कीजिए और जहां मन है वहां रन कीजिए। क्या ये जावा के वर्सटाइल नेचर को सपोर्ट नहीं कर रहा है, राइट वंस रन एनीवेयर? बताएं अगर इस चीज को आप समझ पा रहे हैं तो। एक जगह अगर हम लिख करके डिफरेंट जगह रन कर पा रहे हैं तो क्या ये वर्सटाइल होने का सबूत है?
हाँ सर। तो ये एक चीज हो गई। वोरा, ये इंटरव्यू में पूछता है, वोरा का डिफरेंस, सॉरी, फुल फॉर्म वगैरह पूछा हुआ है कई बार, ठीक है। इसी तरह जावा को वर्सटाइल हम इसलिए भी बोलते हैं कि जावा डिफरेंट डिफरेंट फील्ड्स में घुसी हुई है। वेब डेवलपमेंट में, एंटरप्राइज एप्लीकेशन डेवलपमेंट, वेब डेवलपमेंट में जो मार्केट में अभी फर्स्ट चॉइस है वो जावा ही है। कोई भी बड़ा स्केलेबल एप्लीकेशन है, हेल्थ सेक्टर, हेल्थ रिकॉर्ड्स का एप्लीकेशन ले लो, बैंकिंग्स के एप्लीकेशन ले लो, ठीक है, जावा में ही तो बन रहे हैं सब। तो वेब डेवलपमेंट में जावा एकदम अच्छा काम कर रही है, बड़े लेवल के वेब डेवलपमेंट में। वैसे नहीं कि बगल में कोई हमारा साइकिल की दुकान है, उसका एप्लीकेशन आप जावा बनाओगे, नहीं, वो तो पीएचपी में लोग बनाते हैं। छोटे मोटे काम पीएचपी में होते हैं। आई एम टॉकिंग अबाउट बिग एंटरप्राइज लेवल एप्लीकेशन। छोटे एप्लीकेशन तो सारे वर्डप्रेस वगैरह टूल वूल से बन जाते हैं। भाई मेरी कोई अगर मान लो दुकान है, सब्जी की दुकान है मान लो मेरी, तो मैं काय को जावा सर फोड़ूंगा अपना, 2 मिनट में एप्लीकेशन ड्रैग एंड ड्रॉप करके बन जाएगा। जब बात आती है हाईली स्केलेबल सिक्योर्ड एप्लीकेशन की, सोचो बैंकिंग एप्लीकेशन कितने हाईली सिक्योर होने चाहिए, सिक्योरिटी कितनी मैटर करती है वहां पे, उस जगह पे जावा यूज होती है। हेल्थ रिकॉर्ड्स कितने इंपॉर्टेंट होते हैं, उस जगह पे जावा काम में आती है। सो बड़े हाईली स्केलेबल एप्लीकेशन जो वेब डेवलपमेंट हो रहा है जावा में होता है। इसी तरह एंड्रॉइड मोबाइल एप्लीकेशन जावा में बनता है। अभी कोटलिन और डार्ट जो है वो थोड़ा सा, मतलब कह सकते हो कि जावा को एंड्रॉइड डेवलपमेंट की फील्ड में सप्रेस कर रही है, बट आज भी बहुत एप्लीकेशन ऑलरेडी जावा में बने हुए हैं। इसलिए आज भी अगर आप जावा सीखते हो तो मोबाइल ऐप डेवलपमेंट में आपकी जॉब हो सकती है, बहुत हाई चांस है। मोबाइल ऐप डेवलपमेंट आज भी जावा में होता है, और कोटलिन पढ़ने से पहले लोग जावा पढ़ते हैं ताकि फिर कोटलिन आसान लगती है। सो वेब डेवलपमेंट भी जावा में हो रहा है, मोबाइल ऐप डेवलपमेंट भी जावा में हो रहा है, बिग डेटा में जावा यूज होता है, बिग डेटा में टेस्टिंग में पूरा जावा यूज होता है, सेलेनियम वगैरह सब टेस्टिंग में पूरा जावा यूज होता है। इसी तरह अगर हम बात करें डिस्ट्रीब्यूटेड एप्लीकेशन में जावा यूज होता है, साइंटिफिक कंप्यूटिंग में जावा यूज होता है, गेमिंग माइनक्राफ्ट जैसे बड़े फेमस गेम भी जावा में बने हुए हैं। सो जावा का मतलब जावा एक वर्सटाइल लैंग्वेज है। ये स्टेटमेंट इस बात से भी प्रूफ होता है कि जावा डिफरेंट डिफरेंट फील्ड्स में अपना पैर जमाए हुई है। ठीक है, समझ में आया? वर्सटाइल का मतलब, वर्सटाइल का मतलब काफी फैली हुई लैंग्वेज, हर डिफरेंट डिफरेंट सिचुएशन को इजीली हैंडल करने वाली लैंग्वेज, दैट इज वर्सटाइल लैंग्वेज। सो जावा के डेफिनेशन पे हम थे, पता चला जावा प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है, ठीक है। वर्सटाइल लैंग्वेज, ओके, मतलब काफी स्टेबल लैंग्वेज है ये, हाई लेवल, आसान भी है, ठीक है। ये चीजें मालूम पड़ी हमें। अब बात करते हैं कि ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड क्या होता है। ये जो एक ऐसा टर्म है जिसको मैं पूरी तरह से तो अभी आपको नहीं समझा सकता, क्योंकि ऑब्जेक्ट ओरिएंटेशन जावा का बैकबोन है, और इसमें तो मेरे को कम से कम 15 दिन तो आराम से लगेगा आपको पूरा ऊप समझाने के लिए। लेकिन मैं जस्ट एक स्टेटमेंट वाइज मैं लिख देता हूं। अगर मैं यहाँ पे बोलूं आपसे कि व्हाट इज ऊप्स, ठीक है, तो मैं बोल सकता हूँ सिंपल, मैं ऊप्स के अंदर नहीं जाऊंगा कि ऊप्स के क्या क्या कंसेप्ट होते हैं क्या नहीं। ऊप्स, जावा ऊप्स फॉलो करती ना, एक ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है। क्या मतलब है भाई ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड का? ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड कुछ नहीं भाई, इट इज जस्ट अ वे ऑफ प्रोग्रामिंग। प्रोग्रामिंग करने का एक तरीका है। सी प्लस प्लस भी ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है, स्काला भी ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है, पाइथन भी ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है, जावा भी ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है। सो जावा एक ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग लैंग्वेज होने का मतलब है कि जावा के अंदर प्रोग्रामिंग करने का जो तरीका फॉलो होता है वो तरीके को ही हम बोलते हैं ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग। इस तरीके में होता क्या है, कोड बहुत हम मॉड्यूल, मतलब कोड में मॉड्यूलरिटी, रीयूजेबिलिटी, इजी टू अंडरस्टैंड, ये सब चीजें हैं। लेकिन मैं राइट टाइम नहीं समझ रहा हूं कि मैं अभी वो सब चीजें आपको एक्सप्लेन करूं, अननेसेसरी कंफ्यूजन क्रिएट होगा। तो बस ध्यान रखना कि ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग एक
प्रोग्रामिंग करने का तरीका है, जिस तरीके को डिफरेंट डिफरेंट लैंग्वेजेस यूज करती हैं। पाइथन है, सी प्लस है, जावा है, ये सब यूज करती है। सी नहीं है, सी हमारा प्रोसीजरल ओरिएंटेड तरीके को फॉलो करती है। अब क्या होता है प्रोसीजरल ओरिएंटेड, क्या होता है ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड, क्या डिफरेंस है, ये सब बात हम लोग अभी नहीं करेंगे। कि मतलब जब हम लोग जावा फाउंडेशन अपना कंप्लीट कर लेंगे, जब ऊप शुरू होगा तब इसकी बात करेंगे, ठीक है। बाकी इतनी बात हुई, चलो ठीक है, वर्सटाइल है, हाई लैंग्वेज है, हाई लेवल है, तरीका ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड फॉलो करती है, एंड इजी टू यूज। इसमें कोई बताने की जरूरत है नहीं कि ईज ऑफ यूज क्या है, मतलब ये लैंग्वेज क्यों बनाई गई, डिजाइन फॉर ईज ऑफ यूज। मतलब पहले जो प्रोग्रामिंग मुश्किल होती थी, जावा ने उसको आसान किया। रिलायबिलिटी एंड प्लेटफॉर्म इंडिपेंडेंस, प्लेटफॉर्म इंडिपेंडेंस भी आप समझ गए कि जावा बनाई गई थी प्लेटफॉर्म इंडिपेंडेंसी को भी अचीव करने के लिए। और एक बहुत अच्छा पॉइंट है रिलायबिलिटी। रिलायबिलिटी का मतलब होता है लॉन्ग पीरियड के लिए कंसिस्टेंट और एक्यूरेटली काम करना। रिलायबिलिटी का मतलब होता है, मैं यहां लिख देता हूं, व्हाट इज रिलायबिलिटी। ठीक है, हम अगर बोलते हैं कि जावा रिलायबल है या जावा रिलायबिलिटी को सपोर्ट करती है, इसका मतलब होता है कंसिस्टेंटली एंड एक्यूरेटली ओवर टाइम विदाउट फेलियर। मतलब बहुत लॉन्ग टाइम तक बिना किसी फेलियर के अगर कोई सॉफ्टवेयर रन कर रहा है तो हम बोलेंगे कि रिलायबल सॉफ्टवेयर है। जावा को रिलायबल इसलिए बोला गया है क्योंकि जावा काफी स्टेबल लैंग्वेज है। जावा के अंदर एरर्स बहुत अच्छे से हैंडल होते हैं। जावा के अंदर मेमोरी जो होती है बहुत अच्छे से मैनेज होती है, ठीक है। जावा के अंदर डिफरेंट डिफरेंट प्लेटफॉर्म्स पे, मतलब एक डाइवर्स इन्वायरमेंट में भी फंक्शनैलिटी अच्छे से काम करती है, जिसको हम लोग वोरा भी बोलते हैं, ठीक है। तो स्टेबल है, एरर को आसानी से हैंडल करती है, मेमोरी को भी मैनेज करती है, वोरा होते हुए। मतलब डिफरेंट डिफरेंट सिस्टम पे भी जाओगे तो कोई दिक्कत नहीं आएगी, तो इसको क्या हम रिलायबल नहीं बोल सकते हैं। एरर हैंडलिंग, मेमोरी मैनेजमेंट, प्लेटफॉर्म इंडिपेंडेंसी का होना, सिक्योरिटी का होना, जावा एक सिक्योर लैंग्वेज है। तो अगर ये सारी चीजें जावा हमें प्रोवाइड करती है तो उसी को हम बोलते हैं रिलायबल लैंग्वेज, ठीक है। तो ये एक सिंपल सा कुछ टर्म है। अगर आप मतलब एक लैंग्वेज का एक छोटा सा, अगर मैं आपको डेफिनेशन मैंने आपको बताया, अगर ये डेफिनेशन आप कंसीडर करके और इसको अपने माइंड में अगर रखते हो तो इस डेफिनेशन के अंदर आने वाले हर एक स्टेटमेंट आपको क्रिस्टल क्लियर होने चाहिए। ऐसा नहीं कि आप इंटरव्यूअर के सामने बोले जावा इज अ वर्सेटाइल लैंग्वेज, पूछ दिया व्हाट इज वर्सेटाइल, लो वो तो रट्टा मारे हुए थे, पता ही नहीं था। तो हमने हर एक एस्पेक्ट को कवर कर दिया। अब ये डेफिनेशन आप किसी के भी सामने बोल सकते हो, और इस डेफिनेशन का पूरा ऑपरेशन भी हम लोगों ने कर लिया, तो कहीं से कोई भी कुछ भी पूछ ले, कोई दिक्कत नहीं। ऊप्स क्या है, वे ऑफ प्रोग्रामिंग। वर्सेट ये रिलायबिलिटी क्या है, एक्यूरेसी ओवर टाइम विदाउट फेलियर, ठीक है। एक्यूरेसी आप रिलायबिलिटी शॉर्ट में इतना ही बोल सकते हो, ठीक है। इसी तरह वर्सेटाइल किसको बोलते हैं, एडाप्ट इन डिफरेंट डिफरेंट सिचुएशंस, ठीक है। शॉर्ट में आप ये बोल सकते हो। तो ये हो गया हमारा जावा का डेफिनेशन कि जावा क्या होती है, व्हाट इज जावा प्रोग्रामिंग लैंग्वेज। अब जावा के बारे में और भी बहुत सारी बातें, इतनी नहीं है। जावा के फीचर्स की बात करेंगे आगे चल के हम लोग। जावा के मतलब जावा की पूरी शुरुआत होगी, उसका आर्किटेक्चर है, नॉल है, फिर सिंटैक्स है, बहुत सारी चीजें हैं। बट हम ये चाहेंगे कि आज के सेशन में हम जावा को पहले इंस्टॉल कर लें, ठीक है। इंस्टॉलेशन जावा का बहुत जरूरी है, क्योंकि हमारे मशीन में जावा होगी ही नहीं तो हम आगे प्रोसीड कैसे करेंगे, काम कैसे करेंगे, हम कोड कैसे लिखेंगे, हम आपको कमांड्स किस तरह से दिखाएंगे जावा की ये कमांड्स होते हैं। सो हम आज अपने इंस्टॉलेशन को कवर करेंगे, इंस्टॉलेशन ऑफ जावा। जस्ट मैं सिर्फ इंस्टॉलेशन लिख रहा हूँ।
जब भी हम जावा को इंस्टॉल करते हैं, हम सबसे पहले हमारे सामने एक क्वेश्चन आता है कि कौन से वर्जन को इंस्टॉल करें। जावा के बहुत सारे वर्जन हैं, ठीक है। सो मैं आपको बता दूं कि मार्केट में जावा 8 बहुत फेमस है। जावा 8 तक के अगर आप फीचर्स पढ़ लेते हो, दैट इज सफिशिएंट फॉर यू। बट अभी देखा ये जा रहा है, अभी करंट मैं सर्वे की बात कर रहा हूं कि जावा 17 पे इंडस्ट्री बहुत तेजी से मूव ऑन कर रही है। तो जावा 8 तक का आप अगर अच्छा स्ट्रॉन्ग नॉलेज रखते हो तो जावा 17 पे आप मतलब इजीली काम कर पाओगे। कहने का देखो मतलब क्या है, देखो मान लो जावा 8 आपने पढ़ा, जावा 8 तक आपने पढ़ा, जावा 8 में मान लो XYZ जो भी चीजें आपने पढ़ी। जावा एक ऐसी लैंग्वेज है जो हायर टू लोअर कंपैटिबल होती है। मैं लिख देता हूं, जावा इज हायर टू लोअर कंपैटिबल। मतलब ये हुआ कि अगर जावा आपके पास जावा 17 इंस्टॉल्ड है, सपोज दैट आपके पास जावा 17 इंस्टॉल्ड है, ठीक है। तो आप जावा 17 इंस्टॉल अगर किए हो तो इसके अंदर आप जावा 16, 15, 14 इसके नीचे किसी भी वर्जन वाले कोड लिख सकते हो। पाइथन में ऐसा नहीं होता है। इफ यू हैव पाइथन 3 यू कैन नॉट राइट द कोड ऑफ पाइथन 2। 3 रखे हो तो 2 का कोड नहीं लिख सकते, एरर आ जाएगा। पर जावा में ऐसा नहीं होता है। जावा हायर टू लोअर कंपैटिबल लैंग्वेज होता है। मैं पाइथन से कंपेयर करा रहा हूं डजंट मीन कि पाइथन को मैं डिग्रेड कर रहा हूं। पाइथन एक बहुत शानदार लैंग्वेज है व्हेन इट कम्स टू डेटा साइंस एंड आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस। डेटा साइंस की फील्ड में जाना है पाइथन, सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट में जाना है जावा, गेम डेवलपमेंट में जाना है C++, नॉर्मल एप्लीकेशन वेबसाइट छोटा मोटा बनाना है PHP पढ़ लो, काम हो जाएगा। सो हर लैंग्वेज का अपना अपना कुछ ना कुछ है योगदान। एम्बेडेड डिवाइस में जाना है C लैंग्वेज। तो इस तरह से लैंग्वेजेस अपने अपने फील्ड में अच्छा काम कर रही हैं। सो जावा हायर टू लोअर कंपैटिबल लैंग्वेज है। हायर टू लोअर कंपैटिबल लैंग्वेज का मतलब हुआ कि हम अगर जावा 17 इंस्टॉल कर लें अपने सिस्टम में तो हम जावा 17 से लेकर के उसके नीचे किसी भी वर्जन का कोड लिख पाएंगे, ठीक है। तो हम जावा 17 ही इंस्टॉल कर लेंगे क्योंकि इंडस्ट्री इस पे मूव कर रही है तो हम अपने पास जावा 17 रखेंगे। अच्छा, जब भी आप जावा के वर्जन इंस्टॉल करो मेक श्योर कि वो वर्जन LTS होना चाहिए। LTS स्टैंड्स फॉर लॉन्ग टर्म सपोर्टेड, लॉन्ग टर्म सपोर्टेड। एक बात मैं आपको बताना भूल गया, हालांकि वो अगले सेशन में मैं डीप में बताने वाला हूं, लेकिन मैं आपको एक आइडिया देना चाहूंगा कि जावा जो लैंग्वेज ये बनाया किसने है। इट वॉज डेवलप्ड बाय जेम्स गॉसलिन। और भी थे, माइक शेरिडन, पैट्रिक नॉक्टन, कई लोग थे, लेकिन मेन इनका ही नाम आता है। इट वॉज डेवलप्ड बाय जेम्स गॉसलिन एंड हिज टीम। कहाँ पे बनाई गई थी ये बताएं, कोई मालूम है किसी को? एट सन माइक्रो सिस्टम, सन माइक्रो सिस्टम में बनाई गई थी, जो कि बाद में लेटर एक्वायर्ड बाय ओरेकल कॉर्पोरेशन। मतलब आज जावा सन माइक्रो सिस्टम की नहीं है ना। ओरेकल बॉट सन, तो सन बिक गया भाई, ओरेकल आज जावा किसकी है? ओरेकल कॉर्पोरेशन की है, ठीक है। तो इट वाज डेवलप्ड बाय जेम्स गॉसलिन एंड हिज टीम एट सन माइक्रो सिस्टम। बाद में ओरेकल ने उसको एक्वायर कर लिया एंड मैं बताऊं कि ये रिलीज की गई थी एंड रिलीज्ड इन 1995, 1995 की कहानी है ये। जावा बहुत पुरानी लैंग्वेज है, हालांकि जावा ने ऐसे अपने आप को अपडेट किया है कि ये पुरानी दिखती ही नहीं बिल्कुल। आए दिन नए नए वर्जन आते रहते हैं जिसके बारे में लोग आगे चल के बात करेंगे वर्जन वगैरह की। सो क्यों मैंने एक छोटा सा पॉइंट बताना चाहा, क्योंकि ओरेकल बीच में आ रहा था नीचे वाला एक्सप्लेनेशन मेरे। सो जावा
17 इंस्टॉल कर रहे हो, जावा 8 कर रहे हो, जावा 11 कर रहे हो, कोई सा भी वर्जन कर रहे हो, वो लॉन्ग टर्म सपोर्टेड होना चाहिए। मीन्स कि ओरेकल कंपनी जो हमें जावा प्रोवाइड कर रही है, वो उस जावा के वर्जन को लॉन्ग टर्म तक सपोर्ट देनी चाहिए। ये जावा 17 एक एलटीएस वर्जन है, मतलब ओरेकल कॉर्पोरेशन ने बोला कि हम जावा का एक नया वर्जन रिलीज कर रहे हैं, जावा 17, जो कि काफी लंबे समय तक सपोर्ट दिया, जिसको काफी लंबे समय तक सपोर्ट दिया जाएगा ओरेकल के द्वारा। कैसा सपोर्ट दिया जाएगा भाई? सिक्योरिटी फीचर्स, बग्स एंड ऑल। आप देखते हैं कई बार नए नए अटैक्स होते रहते हैं, हैकिंग अटैक्स मार्केट में बहुत सारे नए नए हैकिंग अटैक्स होते रहते हैं। सो हो सकता है ना कि कल को एक कोई नया वायरस आ गया, कोरोना वायरस की बात नहीं करें, कंप्यूटर वायरस की, हो सकता है कोई एक नया कंप्यूटर वायरस आ गया, हो सकता है कि एक कोई नया मार्केट में अटैक इंट्रोड्यूस हो गया। जैसे ब्लूटूथ का एक आया था, बीच में एक अटैक आया था, मुझे याद नहीं आ रहा है, ब्लूवेयर करके कुछ ऐसा आया था। तो ऐसा हो सकता है कि आने वाले 3-4 साल में आपको कोई नए हैकिंग अटैक्स, नए कंप्यूटर वायरस, ऐसा कुछ नया सिक्योरिटी बग्स दिखे। कोई भी दुनिया का एप्लीकेशन 100% बग फ्री होता ही नहीं है। क्यों नहीं हो सकता? क्योंकि डेवलपर्स उसी बग पे काम करेंगे ना जिस बग के बारे में उनको पता होगा। ऐसे बहुत से बग्स होते हैं जो बाद में आते हैं, मतलब आते रहते हैं, हर साल कोई ना कोई आता है बंदा, और सेल फोन से ही गूगल हैक करके निकल जा रहा है। ऐसी कहानी आपने सुनी होगी, थोड़ा सा उसको बूम भी किया जाता है, लेकिन आप देखते हो सालों से गूगल ने लाखों करोड़ों रुपए खर्च किए, लाखों क्या करोड़ों रुपए खर्च किए गूगल की सिक्योरिटी के लिए, और एक कल का लड़का आता है, गूगल हैक कर देता है। अब वो बंदे ने जिस तरीके से गूगल को हैक किया होगा, जिस तरीके से बग्स को फाइंड किया होगा, उस बग्स को रिजॉल्व करना पड़ेगा। तो जावा जिस वर्जन को एलटीएस बोलती है, उसी वर्जन को हम यूज करेंगे, ताकि अगर इन फ्यूचर कोई ऐसा सिक्योरिटी प्रॉब्लम आती है तो हमें टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। ओरेकल के वादे के मुताबिक वो उस वर्जन में वो फॉल्ट्स को फिक्स कर देगी। ठीक है, तो ऑलवेज गो विथ एलटीएस वर्जन, जिसके बारे में हम और भी बात करेंगे। इसमें बहुत सारी चीजें होती हैं, जैसे जेडीके, ओपन जेडीके एंड ऑल। जब जावा का आर्किटेक्चर पढ़ेंगे तो हम उसमें बात करेंगे। सो हमेशा जब भी इंस्टॉलेशन आप करें जावा का, जब भी आप वर्जन को पिक करें, मेक श्योर कि वो एलटीएस होना चाहिए, लॉन्ग टर्म सपोर्टेड, सो दैट ओरेकल से आपको अच्छा खासा एक लंबे समय तक सपोर्ट मिल जाए। तो ये तो जावा की बात हो गई कि कौन सा वर्जन इंस्टॉल करेंगे, हम 17 कर लेंगे। ठीक है, अगर आप 8 भी कर लेते हो तो कोई बुराई नहीं है, क्योंकि इंटरव्यू में आपको जावा 8 के ऊपर कुछ भी नहीं पूछने वाला। जितने फीचर्स जावा 8 तक आए हुए हैं, उसके आगे बहुत ज्यादा कुछ खास आया नहीं है। जो मेजर चेंजेस हुआ है ना, सबसे बड़ा चेंज जावा में, वो जावा 7 to 8 में आया था। जब 7 से 8 जावा गई ना, जज्बात ही पलट गए जावा के पूरा। बहुत सारी फंक्शनल प्रोग्रामिंग, लैम्डा एक्सप्रेशन, स्ट्रीम एपीआई एंड ऑल। अभी शायद आप उसको, अब आप लोग नहीं जानते हो वो चीज, अगर आप नए हो जावा में, तो मैं आपको बता रहा हूं कि जावा 7 से 8 इतने बड़े बड़े चेंजेस आ गए कि इसके बाद छोटे मोटे ही चेंजेस आए। इसीलिए इंटरव्यू आपका जावा 8 तक पे ही होगा। सो अगर आप जावा 8 तक के सारे फीचर्स जानते हो, आप इजिली इंटरव्यू क्रैक कर लोगे। बट स्टिल हम अपने सिस्टम में जावा 17 रखेंगे। ठीक है, ये तो हो गई जावा की बात कि क्या कौन सा वर्जन हम पिक करने वाले हैं। जावा मेरे सिस्टम में इंस्टॉल हो गई, जावा सिस्टम में इंस्टॉल हो गई, लेकिन हमें हमें कोड भी तो लिखना है भाई साहब। तो जावा सिस्टम में इंस्टॉल हो गई तो हम कोड लिख सकते हैं, लेकिन हम नोटपैड में लिखना पड़ेगा हमें। तो हम क्या करेंगे, कोड को एफिशिएंटली, अच्छे से मैनेज्ड वे में लिखने के लिए हम यूज करेंगे आईडीज, इंटीग्रेटेड डेवलपमेंट एनवायरनमेंट। लिख देता हूं, इंटीग्रेटेड डेवलपमेंट एनवायरनमेंट। ठीक है,
इंटीग्रेटेड डेवलपमेंट एनवायरनमेंट हम क्यों यूज करते हैं? अगर हम इसको यूज करेंगे तो हमें मतलब कोड लिखना आसान हो जाएगा। मैं आपको ये चीज समझा दूंगा कैसे आसान हो जाएगा। मैं बिना आईडी के भी कोड लिखूंगा नोटपैड में, और आईडी के अंदर लिखूंगा तो आप देखेंगे कितना डिफरेंस है। बिना आईडी के जावा के प्रोग्राम को आप लिखोगे, अगर कोई गलती करोगे तो आपको एरर भी नहीं दिखेगा। कोड कंपाइल करने के लिए आपको पूरा कमांड लिखना पड़ेगा इस तरह से। आईडीज यूज करोगे, एक बटन दबाओगे सब हो जाएगा। तो कहीं ना कहीं आईडीज आपके डेवलपमेंट को, प्रोडक्टिविटी को इंक्रीज करती है। एरर्स को इजीली आप फाइंड आउट कर सकते हो। बहुत सारे कोड आपको ये खुद लिख करके दे देता है, सजेशन देता है, तो एक बेनिफिट है। मार्केट में बहुत सारी आईडी है, हम अभी के लिए यूज करेंगे एक्लिप्स आईडी। जो जावा का वर्जन 17 यूज कर रहे हैं, उसी तरह आईडी के मामले में हम यूज करेंगे एक्लिप्स आईडी। जो भी मार्केट में अभी मतलब हम अभी चलेंगे उसके वेबसाइट पे, जो भी लेटेस्ट वर्जन होगा वो हम रख लेंगे अपने पास। ठीक है ना? इतनी बात क्लियर है सबको? यस। इंस्टॉल करना बहुत आसान है, बहुत आसान। देखिए, इंस्टॉल करने से पहले मुझे अनइंस्टॉल करना पड़ेगा क्योंकि मेरे पास पहले से है जावा। सो मैं काम करता हूँ, किसी के पास पहले से है तो वो देख ले कि अनइंस्टॉल कैसे करते हैं। वैसे अनइंस्टॉल करना कौन बड़ी बात है यार, कंप्यूटर पे जाओ, अनइंस्टॉल चेंज प्रोग्राम, यहाँ पे आप कंट्रोल पैनल से या सर्च करके भी यहाँ पे आ सकते हो। एंड यहाँ पे आके मेरे पास देखते हैं कौन सा है, जावा 17 ही है। चलो मैं उसको उड़ा देता हूँ। पॉपअप आएगा तो यस कर लेंगे एंड सिस्टम से टोटली गायब। ठीक है, तो ये सिंपल प्रोसेस है, अनइंस्टॉल हो गया। जितना सिंपल अनइंस्टॉल करना है उतना ही सिंपल इंस्टॉल करना भी है। तो मैं एक कोई वेब ब्राउजर ब्रेव ओपन कर लेता हूँ, और यहाँ पे आपको सीधा लिखना है जावा 17 डाउनलोड, और यहाँ पे ओरेकल की ऑफिशियल वेबसाइट पे चल जाएं, ये पहले नंबर पे आ रहा है। और यहाँ पे अगर आप नीचे आएंगे, देखिए ध्यान से देखिए, आपको कई सारे आपको वेरिएंट मिलेंगे। आपको यहाँ पे सीधे नीचे आना है विंडोज 64 इंस्टॉलर, और यहाँ पे डाउनलोड लिंक है, इस पर क्लिक करेंगे और ये आपका हो गया। इसको मैं फिलहाल के लिए ना कहाँ रख लूँ, डेस्कटॉप पे रख लेता हूँ। ठीक है, डेस्कटॉप में आपकी जो बैच के लिए हमने फोल्डर बनाया है JFS 2025, ये फोल्डर को मैं सेलेक्ट कर रहा हूँ। आपको जहां माने वहां कर लेना। ये हो गया, ये लिंक है भाई डाउनलोड की, मैं आपके नोट्स में डाल देता हूँ। हालांकि आप खुद से जाइएगा, लेकिन फिर भी एक क्रॉस चेक के लिए। ये हो गया। अब भाई साहब डाउनलोड तो हो गया, कहाँ गया जावा, और किधर यार, कोडेंट में JFS 2025 ये आ गया। एक मिनट, ये कंफर्म नहीं हुआ क्या यहाँ से? डन तो बता रहा है यार। अच्छा अब हुआ, ठीक है ना? ये हो गया 17। इंस्टॉल करना बहुत ही आसान है, डबल क्लिक कीजिए इस पे एंड नेक्स्ट 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 एंड फिनिश। बट उसमें एक चीज का आपको ध्यान रखना है कि अगर पॉपअप आएगा तो यस कर लेना। ठीक है, इस इंस्टॉलेशन के दौरान आप एक चीज का ख्याल रखेंगे कि जावा जब इंस्टॉल होगी तो बाय डिफॉल्ट एक पाथ लेती है, जो कि सी ड्राइव के अंदर प्रोग्राम फाइल्स के अंदर जावा नाम का फोल्डर होता है। आप वही फोल्डर रहने देना, अपना मत देना। ठीक है, क्यों मैं बोल रहा हूं, क्योंकि कई बार हम लोग बाद में एडवांस जावा में सर्वर वगैरह इंस्टॉल करेंगे तो सर्वर वगैरह ऑटोमेटिक उसी पाथ से जेडीके उठाता है। तो कहने का मतलब है कि कुछ छेड़खानी मत करना। बहुत टेक्निकल में नहीं जाऊंगा, सिंपल आप नेक्स्ट मारो, सी प्रोग्राम फाइल्स जावा, इस फोल्डर में हम बाद में घुसेंगे। तो ये आपको याद होना चाहिए कि आपकी जावा कहाँ है। अब ये नहीं कि खोजते बैठेंगे, तो इसलिए बाय डिफॉल्ट रखोगे तो मुझसे पूछोगे तो मैं बता दूंगा कहाँ पे। आप अपने हिसाब से रखोगे तो फिर मैं भी हेल्प नहीं कर पाऊंगा कहाँ पे है, फिर अलग से फिर खोजना पड़ेगा हम लोग को सर्च कर करके। तो इसीलिए ये बाय डिफॉल्ट छोड़ देना एंड नेक्स्ट कर दो एंड आपका इंस्टॉल हो जाएगा। तो
ये सिंपल बिल्कुल प्रोसेस रहेगा। स्क्रीन विजिबल है ना आप लोगों को? Yes, sir. हाँ, एंड I देन can हम see यहाँ पे, clearly. ओके, देन यहाँ पे हम क्लोज कर लेंगे। एंड जावा इंस्टॉल हुई कि नहीं हुई भाई, पहले तो आप दिस में आओ, पीसी में आओ, सी ड्राइव में आओ। सी ड्राइव में आने के बाद यहाँ नहीं, प्रोग्राम फाइल्स, एंड यहाँ देखो जावा नाम का फोल्डर है, एंड जावा में JDK17 फोल्डर तो आ गया है। और आप एक और काम कर ले, CMD ओपन करके, CMD को ओपन करें और यहाँ लिखें जावा हाइफन वर्जन, और जावा हाइफन वर्जन लिखते ही आपने जो इंस्टॉल किया है वो वर्जन यहाँ पे दिखने लगेगा। इसका मतलब आपने बहुत कायदे से सब कुछ इंस्टॉल कर लिया, अब कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, इतना काम आपको कर लेना है। जावा आपकी इंस्टॉल हो गई आपके सिस्टम में। आसान था ना, बिल्कुल कुछ नहीं था। चलो भाई, अब जावा चूंकि इंस्टॉल हो गई है तो हम प्रोग्राम लिख सकते हैं। बट अब प्रोग्राम यार, फिर हमें ना नोटपैड यूज करना पड़ेगा, हम वो भी आपको सिखाएंगे। हम वो भी सिखाएंगे आपको कि नोटपैड में कैसे प्रोग्राम लिखना है, बट आज नहीं, कल करेंगे वो काम, क्योंकि बहुत लफड़े वाला है नोटपैड वाला, बहुत कुछ इसमें सीखना भी है हमें। सो अभी तो पहले हम एक्लिप्स को इंस्टॉल करके, मतलब डाउनलोड करके उसको एक्सट्रैक्ट करके रख लेते हैं। कैसे एक्लिप्स होगा, आप बिल्कुल जाएं, यहाँ पे जाएं और लिखें एक्लिप्स, एक्लिप्स डाउनलोड, सिंपल। एंड एक्लिप्स ORG ऑफिशियल वेबसाइट पे चल जाइए, और यहाँ पे आपको ये देखिए, यहाँ पे दिख रहा है एक्लिप्स ORG पे आ गए ना। ठीक है, यहाँ पे आप डायरेक्ट मत कीजिएगा डाउनलोड, डाउनलोड पैकेजेस में चल जाइए। ठीक है, पैकेजेस में चल जाइए, क्योंकि हम देखना चाहेंगे कि कौन सा पैकेज हमें करना है इसका। मैं आपको थोड़ा बताऊंगा यहाँ पे। और चूंकि मैं ब्रेव यूज कर रहा हूँ तो ये एड ब्लॉक कर रहा है, तो थोड़ा सा स्लो काम कर रहा है, अदरवाइज मेरा इंटरनेट बिल्कुल सही है। ब्रेव स्लो काम करता ही है, अब पता नहीं मेरे सिस्टम पे करता है कि सबके पे करता है। ठीक है, ये ओपन हो गया। अब यहाँ पे आप देखोगे एक्लिप्स कई सारे वेरिएंट में अवेलेबल है। जैसे अगर आप देखोगे एक्लिप्स फॉर स्काउट डेवलपर, फिर मॉडलिंग टूल, एंड C++ के लिए भी है, PHP के लिए भी है, और जावा के लिए भी। यहाँ पे आपको देखो एक दिख रहा है एक्लिप्स आईडी फॉर जावा डेवलपर, ये नहीं करना है हमें, हमें करना है एक्लिप्स आईडी फॉर जावा एंड वेब डेवलपर। हम सिर्फ कोर जावा थोड़ी पढ़ने वाले हैं, हम तो पूरा एक वेब एप्लीकेशन डिजाइन करना चाहते हैं। ठीक है, तो पूरा एक वेब डेवलपमेंट हम सीखेंगे, एक अच्छा एंटरप्राइज लेवल का एप्लीकेशन बनाना सीखेंगे। तो इसके लिए हमें ये वाली इक्लिप्स की नीड लगेगी, जिसमें हम सर्वर साइड प्रोग्रामिंग भी कर पाए और क्लाइंट साइड वाला भी काम कर पाए। तो ओवरऑल सारी चीजें आपको इसमें मिल जाएगी। ध्यान रहे आपको ये वाला करना है, मैं इसका स्क्रीनशॉट लेकर के ऐड कर लेता हूँ। ये वाला आपको करना है, ठीक है। डाउनलोड करने के लिए आप यहाँ पे देखेंगे विंडोज लिखा हुआ है, विंडोज के बगल में क्रॉस 8664 है, देख लो ध्यान से, क्रॉस 8664, बस पे क्लिक करोगे काम हो जाएगा आपका। इतना ही करना है। अगर आगे कुछ आता है तो देखते हैं, डाउनलोड होता है, ये आ गया डाउनलोड का ऑप्शन, एंड देन हम अगर इस पर क्लिक कर ले तो हो जाएगा। चलो, थैंक यू फॉर डाउनलोड। ओके, चलो पूछ रहा है कहाँ करने का है, तो मैं डी ड्राइव में कर लेता हूँ, मेरे पास डी ड्राइव में स्पेस अवेलेबल है। और एक फोल्डर बना लेता हूँ, सिंपल एक फोल्डर क्रिएट कर लेता हूँ, एक क्लिप्स 2025, ये कर लिया मैंने, फोल्डर सेलेक्ट, और इसी पे मैं सेव कर लूँगा। तो ये हमारा 554 MB का है। तो मेरे पास वैसे ये पड़ा हुआ है, मैं आपको बता देता हूँ कि आपको इसमें करना क्या है। ठीक है, अपना डाउनलोड हो रहा है, होने दो। चलो, मेरे पास पड़ा हुआ है, कहाँ पड़ा हुआ होगा,
देखना पड़ेगा। सी ड्राइव में, सॉफ्टवेयर में, एक क्लिप। देखो, एक मिनट यार, जिप नहीं है मेरे पास। जिप मेरे पास पड़ी तो होनी चाहिए कहीं ना कहीं, किसी बैच में है। शायद मैंने डिलीट मार दिया। तो अगर क्रोम से करते तो ये जल्दी हो जाता, अभी तो ये काफी टाइम लेगा। फिर भी एक बार और क्रॉस चेक कर लेता हूँ, मेरे पास पड़ा तो था यार। मेरे को लगा मेरे पास पड़ा है, नहीं तो मैं पहले से डाउनलोड करके रखता था। पर्सनल में नहीं है, कॉन्टेक्ट्स में तो कॉन्टेक्ट्स है, शॉर्ट बैकअप नहीं, इधर नहीं मिलेगा। डेस्कटॉप पे हो सकता है कहीं पे। स्प्रिंग न्यू जेएफएस। चलो, आई थिंक मेरे पास पड़ा नहीं है, तो ये डाउनलोड होने तक मैं क्या करता हूँ, मैं रिकॉर्डिंग पॉज कर लेता हूँ, ठीक है। तो ऑलमोस्ट हमारा डाउनलोड हो ही गया, ठीक है। मैं ब्रेव से क्रोम में स्विच कर लिया, जो लोग रिकॉर्डिंग देख रहे हैं उनके लिए मैं बता रहा हूँ कि ब्रेव से मैं क्रोम में आ गया ताकि जल्दी हो जाए। तो इस तरह से आपको सिंपल डाउनलोड करें, नथिंग एल्स। आपने डाउनलोड कर लिया, इसके बाद क्या करेंगे हम, प्रोसेस बहुत सिंपल है। आपके पास एक क्लिप्स इस तरह से आएगा, इसको आपको जहां मन है वहां रख लो। मैं इसको ना डी ड्राइव में रख रहा हूँ, आपको जहां मन है वहां रख लेना है। कोड है इक्लिप्स 2025 में रख रहा हूँ मैं, पेस्ट कर लिया मैंने, ठीक है। एंड करना क्या है, इस पे आपको राइट क्लिक करना है, कुछ नहीं इंस्टॉल वगैरह कुछ नहीं इसमें करना है, सिर्फ राइट क्लिक करना है और एक्सट्रैक्ट ऑल कर लेना है। अब आपके पास एक्सट्रैक्ट हियर का भी ऑप्शन आ सकता है या एक्सट्रैक्ट ऑल का भी आ सकता है। आपके पास जो ऑप्शन आ रहा है, जो भी आप यूज करते हो अनजिप करने के लिए, जो भी सॉफ्टवेयर यूज करते हो, मेरे पास तो इनबिल्ड है, तो मैं एक्सट्रैक्ट ऑल पे क्लिक करूंगा और मेरा एक्सट्रैक्ट हो जाएगा, सिंपल। और एक्सट्रैक्ट करते समय डेस्टिनेशन पूछेगा, तो अगर आप कुछ नहीं दोगे तो यहीं पे बगल में इसके नीचे एक्सट्रैक्ट हो जाएगा। देखो सेम डी इक्लिप्स 25 जो मेरा फोल्डर था, इसी में ये वाले फोल्डर बन के आएगा और इसमें आपका पूरा का पूरा एक्सट्रैक्ट हो जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पे एक्सट्रैक्ट पर क्लिक कर लिया हमने और इस तरह से पूरा एक्सट्रैक्ट होगा। अब इसमें टाइम लगेगा, ठीक है। अब ये 0% हुआ है, ये धीरे 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 अपना बढ़ेगा, ठीक है। इसमें आपको ख्याल ये रखना है कि मतलब जहां भी आप डेस्टिनेशन चूज कर रहे हो भूलना मत। कई बार ऐसा होता है कि आप एक्सट्रैक्ट करके भूल जाते हो, फिर आपको खुद ही नहीं मिलता है। तो ध्यान देना कि एक्सट्रैक्ट किस फोल्डर में किए हो, और हम हमें बार बार इस फोल्डर पे आने की जरूरत नहीं पड़ेगी। हम आइकन बना लेंगे डेस्कटॉप पे। तो ऐसा नहीं है कि आप डेस्कटॉप पे आइकन बनाओ फिर ये डिलीट कर दो। आप ये जिप को डिलीट कर सकते हो, लेकिन ये जो फोल्डर एक्सट्रैक्ट हो रहा है ये डिलीट नहीं होना चाहिए, अदरवाइज फिर आपका इक्लिप्स काम नहीं करेगा। और एक और बात बता दें, इक्लिप्स को करने से पहले जावा आप कर लेना, क्योंकि इक्लिप्स जब आप यूज करोगे तो इंटरनली हम मतलब इक्लिप्स के अंदर ऑब्वियसली हम जावा यूज करने वाले हैं, ठीक है। इक्लिप्स एक आईडी है जो हमें कोड लिखने का इन्वायरमेंट, कोड एडिटिंग का इन्वायरमेंट सब कुछ प्रोवाइड करेगी। तो कोड हम लिखेंगे, साथ में लाइब्रेरी तो जावा की ही यूज करने वाले हैं। तो पहले जावा प्रॉपरली इंस्टॉल करने के बाद ही ये काम कीजिएगा, ठीक है। चलो ये काम तो मान लो हो जाएगा धीरे धीरे, मैं इसको पॉज कर ले रहा हूँ, ठीक है। और ये काम जो आपका है ये होने के बाद, ठीक है, जब पूरा एक्सट्रैक्ट हो जाएगा तो ये फोल्डर आपको कुछ ऐसा दिखेगा। मैं आपको दिखाता हूँ, ये फोल्डर तो मेरे पास है। तो जब आपका पूरा एक्सट्रैक्ट हो जाएगा तो आपको जो इक्लिप्स का फोल्डर है उसके अंदर आपको जाना है। इसके अंदर जाने के बाद आपको यहाँ पे इक्लिप्स का आइकन दिखेगा, एप्लीकेशन शॉर्टकट आप बना सकते हो,
Eclipse का एप्लीकेशन दिखेगा। सो ये सब काम हम अपने अगले सेशन में करेंगे, ठीक है? तो मैं इसको पॉज़ कर रिज़्यूमे करके मतलब रिज़्यूम करके बाद में इसको मैं कर लूँगा। आप लोग को पहले इतना काम कर लेना है, ठीक है ना? बताइए कोई दिक्कत? हो जाएगा इतना काम सब लोग का? हाँ सर। हाँ, सिंपल Eclipse में कुछ नहीं करना है अपने को, बहुत सिंपल सा प्रोसेस है। आपको सिर्फ़ ये वाला जो फ़ोल्डर था ना, कहाँ चला गया? डी ड्राइव में कहाँ मैंने रखा था? Eclipse 21 ये जो ज़िप है, इसको राइट क्लिक करके बस आपको एक्सट्रैक्ट करना है। एक्सट्रैक्ट करने के बाद कुछ मत करना, जब पूरा 100% एक्सट्रैक्ट हो जाए ना, ये जब पूरा 100% एक्सट्रैक्ट हो जाएगा, उसके बाद का क्या सिनेरियो है, कैसे यूज़ करेंगे, ओपन मत करना कुछ भी अंदर जा कर के, अंदर बहुत सारी चीज़ें आपको दिखेगी, कुछ भी मत करना, सिर्फ़ ये करके छोड़ देना, बाकी हम लोग देखेंगे अपने नेक्स्ट सेशन में।